स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं VSEPR थ्योरी यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसकी हमें नीड क्यों पड़ी, वाई नीड? क्योंकि हम सबसे पहले बात जाने कि हम किसी भी चीज को पढ़ने से पहले ये सोचे कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है उस चीज की। तो उसका क्यों का जवाब ये है कि हमने जब लुईस का ऑक्टेट रूल पढ़ा, लुईस थ्योरी में हमने देखा कि हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे BeCl2, BCl3, PCl5, SF6, जो मैंने लिखा हुआ भी है। The Lewis theory did not applicable in hypovalent and hypervalent. हाइपोवेलेंट क्या होगा? BeCl2, BCl3, BCl3। हाइपोवेलेंट से हमारा कहना है कि जिनके सेंट्रल एटम के अंदर उनका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता, ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं। यानी इनका जो जैसे बी हुआ, बी हुआ, ये अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाते, इनके अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो इसको लुईस बता नहीं पाया, तो उसने इनको एक्सेप्शन में डाल दिया। फिर अब हम आगे देखते हैं। हाइपरवेलेंट ऐसे हो गए PCl5, SF6 और Xenon F2। इसके अंदर भी उसने कहा कि इनके अंदर क्या हुआ कि ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो इस उसने इनको भी एक्सेप्शन में डाल दिया, यानी उसके बारे में बता ही नहीं पाया कि भाई क्या चल रहा है माजरा। तो फिर हम इसके बाद हमने देखा कि सेकंड जो मैंने लिखा हुआ है एंड द लुईस थ्योरी, मतलब लुईस थ्योरी के अंदर हमने देखा डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट मॉलिक्यूल ज्योमेट्री। क्योंकि हम लुईस स्ट्रक्चर जो बना रहे थे वो तो सिर्फ हमारा क्या था, हम कागज पे ही एक बना देते हैं कि भाई कार्बन है हमारे पास, हमने CH यहाँ लगा दिया, H यहाँ लगा दिया, H यहाँ लगा दिया। तो इससे हम डिफाइन नहीं कर पा रहे इसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है। ये तो हमारा थ्योरेटिकल था, पर प्रैक्टिकली वो ज्योमेट्री के बारे में कुछ बता नहीं पाया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि भाई VSEPR थ्योरी स्टार्ट कहाँ से हुई, कि इसका मतलब जन्म कहाँ से हुआ। तो हमने देखा है कि VSEPR थ्योरी गिवन बाय फर्स्टली एक साइंटिस्ट है जापान में, राइचुरु सुचिता। 1939 में उन्होंने अपना एक लेक्चर दिया। लेक्चर में उन्होंने कुछ बातें कही कि भाई कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ ज्योमेट्री होगी हमारे मॉलिक्यूल्स की। ठीक है भाई। तो उसके बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं आगे। तो फिर और दो साइंटिस्ट आए, नेविल सिजविक एंड हर्बर्ट पावेल, 1940 में। इन्होंने अपने एक बेकरिन में एक लेक्चर हुआ होगा कहीं बेकरिन जगह है, वहाँ लेक्चर हुआ। तो उन्होंने भी इस बात को बताया कि भाई ऐसा कुछ है, यानी मॉलिक्यूल की कोई ज्योमेट्री होती है, ना कि कोई स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर भी है पर आप इसको रियल फॉर्म में कैसे देख सकते हो, तो इसके बारे में पर उन्होंने आगे नहीं बोला। फिर 17 साल बाद दो साइंटिस्ट हुए, ये अपने ऑक्सफोर्ड वाले दोनों है ना, रोनाल्ड गिलेस्पी एंड रोनाल्ड सिडनी नायलूम। इन्होंने कहा, क्या कहा भैया, इन्होंने हर चीज बताई कि भाई VSEPR थ्योरी क्या होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने उसके बारे में सारी जानकारी दी, और इसको हम गिलेस्पी नायलूम थ्योरी भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यदि गिलेस्पी नायलूम थ्योरी से कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो। अब हम इसके अंदर आगे देखते हैं कि भाई VSEPR थ्योरी हमारी आगे कैसे बढ़ती है। तो फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल की शेप किस पे डिपेंड करती है। जो हमारा क्या सेंट्रल एटम होता है, जैसे PCl5 हुआ, BCl2 हुआ, इन सब में हम देखते हैं सेंट्रल एटम हमारा जैसे B, किसी में P। तो उसके जो वैलेंस शेल हुए, उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे इसकी क्या है ज्योमेट्री डिपेंड करती है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, एदर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल हम इतना याद रखेंगे, जो हमारा सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस शेल पे हमारे इलेक्ट्रॉन की हमारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ हम ये बात ध्यान रखेंगे। सेकेंड बात हमारी क्या होती है, जो हमारा बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड पेयर का जब ये हमारा मॉलिक्यूल एक ज्योमेट्री शेप में आता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे तो एकदम नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो वो चार्ज एक क्लाउड बना लेगा, यानी गुच्छा बना लेगा, जो एक दूसरे को पूरा एक रिपल्शन पैदा करता है। मतलब कहना चाहता हूं मैं आपसे, द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर विल रिपल ईच अदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नेगेटिवली चार्ज। यानी हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ये शेप ले लेगा और एक तरह से गुच्छा बन जाएगा, जो एक पूरा एक को रिपल करता रहेगा अपने आप को। रिपल कब तक करता है वो भी हम देखते हैं। जब ये अब हम जान चुके हैं कि जब ये रिपल करेगा तो एक क्या होगा, एक डिस्टेंस बनाएगा। मतलब हर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा इसके अंदर एक डिस्टेंस लेगा, यानी रिपल करने के बाद एक मैक्सिमम डिस्टेंस ले लेगा। और मैक्सिमम डिस्टेंस लेने के बाद जब रिपल्शन बहुत कम हो जाएगा, यानी रिपल्शन करना ही छोड़ देगा, तो वहां पर ही अपने स्टेबिलिटी बनाएगा। यानी जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो उसका मेन मोटो हम यही जान के चले, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतना रिपल करते हैं एक दूसरे को कि जब तक वो स्टेबल नहीं होते, यानी रुक नहीं जाते, तब तक वो अपनी ज्योमेट्री में नहीं आते, यानी अपनी शेप में नहीं आ पाते। थर्ड पोस्टुलेट ये कहना चाहता हूं मैं, bonded and non-bonded electron pair will be present at maximum
और मिनिमम रिपल्शन, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन पे ये रुक जाता है। तो यहाँ हमारी ये फॉर्म बन जाती है। अब आप हो गया सर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको ना। जैसे मैं ले रहा हूँ आपके सामने SF4। SF4 में हम देखते हैं जो हमारा सेंट्रल एटम है S, सल्फर। सल्फर के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन कितने जुड़ रहे हैं इससे? 4। जो 4 फ्लोरीन हमारे जुड़ रहे हैं ना, ये 4, ये तो है बॉन्ड पेयर के अंदर, यानी सीधा क्या बनाएंगे, ये बॉन्ड पेयर। ठीक है। अब 6 - 4 करते हैं हम, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बचा ना, यही हमारे नॉन बॉन्डेड कहलाएंगे। ऐसे हम आगे एग्जांपल देखेंगे, जिसके अंदर भी हम देखेंगे ना कि क्या होता है हमारे साथ। जैसे जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेंगे सेंट्रल एटम पे, वो हमें नॉन बॉन्डेड के अंदर आएंगे। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको हम एज ए क्या कंपेयर करेंगे? लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन का 2 लोन पेयर, ऐसे ही लोन पेयर बनते जाते हैं। लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड में शामिल नहीं होते। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना पाए, वो बॉन्ड के बाहर रह गए, तो उन्हें हम एज ए कंसिडर करते हैं लोन पेयर। तो जहां 2 इलेक्ट्रॉन वो एक लोन पेयर। ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं एक आपको रिपल्शन वाला कुछ मामला बताता हूँ भाई, कितना किसमें रिपल्शन होता है। हम देखते हैं जो बॉन्ड पेयर हो गए हमारे पास, जो सीधे सेंट्रल एटम से कनेक्ट हो गए, उनका रिपल्शन कम होगा, क्योंकि उन्होंने तो अपना क्या बना लिया, एक पक्का एक बॉन्ड बना लिया। यानी क्या हो गया, उनका घर बस गया। और जिनका घर बस गया वो साथ जुड़ गए, और जिनका घर नहीं बस पाया उनको हम ऐसा कंसिडर करते हैं लोन पेयर। लोन पेयर वो हुए जिनका घर नहीं बस पाया, जो बॉन्ड में न जुड़ पाए, तो वो क्या करेंगे, मैक्सिमम रिपल्शन दिखाएंगे। रिपल्शन मैक्सिमम इसलिए दिखाएंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा नेगेटिवली चार्ज है, बॉन्ड में है ही नहीं। बॉन्ड में नहीं है तो दूसरों को परेशान करेंगे, तो उनका रिपल्शन सबसे ज्यादा। तो मैं यही लिखा हुआ है, लोन पे रिपल्शन सबसे ज्यादा, क्योंकि क्या होता है वो बॉन्ड में है ही नहीं, तो दूसरों को परेशान करेंगे रिपल्शन करके, इसलिए उनका सबसे ज्यादा रिपल्शन। उनसे कम किसका? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, यानी एक तो बंधा हुआ है ना, एक नहीं बंधा हुआ, तो कम रिपल्शन। बॉन्ड पेयर बहुत कम रिपल्शन दिखाएंगे क्योंकि वो बंद बना चुके हैं। ऐसे हम देखेंगे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पेयर जब होगा, तो उनका रिपल्शन इनके डबल बॉन्ड पेयर और सिंगल बॉन्ड पेयर के लगभग बराबर होगा, क्योंकि एक लोन पेयर है एक डबल बॉन्ड पेयर, क्योंकि यहाँ पर भी कितने आ गए, डबल बॉन्ड पेयर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गए, इसलिए इसका रिपल्शन इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं डबल बॉन्ड पेयर का रिपल्शन मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो ज्यादा रिपल्शन दिखाएगा। डबल बॉन्ड पेयर सिंगल बॉन्ड पेयर में थोड़े इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो कम रिपल्शन दिखाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतना रिपल्शन। सीधी बात है, जानो सिंगल बॉन्ड पेयर का सबसे कम रिपल्शन। यहाँ तक हमने आपको बता दिया है, अब इसके आगे हम अब देखते हैं।